अच्छा, जब आप आउटलाइन बनाते हैं तो उसमें जितने पॉइंट्स होते हैं ना, हर पॉइंट एक ही आइडिया से डील कर रहा होता है। अगर आप उसको दो पॉइंट्स इकट्ठा करते हैं ना, तो वो बेसिकली जब आप उसको पैराग्राफ लिखेंगे, कल इंशाल्लाह हम पैराग्राफ में मूव करेंगे, तो आपको अंदाजा होगा कि जब आप उसके एंड से कनेक्ट करते हैं तो फंडामेंटली आप उससे गलत कर रहे होते हैं। जो पैराग्राफ राइटिंग के प्रिंसिपल्स हैं उसके अगेंस्ट जा रहे होते हैं आप, क्योंकि एक पैराग्राफ जो होता है वो एक ही आइडिया से डील कर रहा होता है, उसके अंदर आप दो चीज़ों को कंबाइन नहीं कर सकते। इसलिए आपने एंड के साथ जो है वो आउटलाइन के पॉइंट्स में एडिशन नहीं करना। एक पॉइंट जो है वो एक ही आइडिया के, करप्शन का पॉइंट है तो करप्शन पे होगा, ना कि उसके अंदर अकाउंटेबिलिटी आएगी। अकाउंटेबिलिटी वाले पॉइंट के अंदर आप जो है रूल ऑफ लॉ नहीं लेके आ सकते। दो चीज़ों को आपने कंबाइन नहीं करना होता है। एक पॉइंट जो होगा वो एक ही आइडिया के साथ, न्यू और यूनिक आइडिया के साथ डील करेगा। जी, आपने ख्याल रखना है। मुझे अंदाजा है कि इस बच्चे के असाइनमेंट में ये इशू थे, बट मैं यहाँ पे नहीं बताना चाह रहा। आई होप कि उनको ये समझ आ चुकी है। ठीक है, कोई और सवाल वगैरह हो तो आप पूछ सकते हैं। जी, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी एक, देखे ना कि यार अकाउंटेबिलिटी एंड क्यों लगाना है आपने? जब बात मतलब एक ही बात हो रही है ना फातिमा, एक ही बात हो रही है, तो आप उसको लेक ऑफ अकाउंटेबिलिटी कहते हैं या लेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी कहते हैं आप उसको। अगर आप उसको एंड लगा के दोनों लफ्जों को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, दैट शोज कि आप जो है वो रेपिटेशन कर रहे होते हैं। ठीक है ना? तो इसलिए मैंने आपसे कहा था कि जब आप रैंडम आइडियाज इकट्ठे करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, उसके बाद आप प्योरिफिकेशन में यही चीज कर रहे होते हैं कि जो रेपिटेशन होती है, इरेलीवेंट पॉइंट्स होते हैं, उनको आपने निकालना होता है, ताकि आपकी आउटलाइन के अंदर रेपिटेशन ना हो। उसके अंदर जब आप पॉइंट्स लिखेंगे तो उसके अंदर आपने ख्याल रखना है कि अगर आपको लगता है कि वो जो है वो एंड के साथ आप यूज करना चाहते हैं और सेम पॉइंट्स है, तो उससे बेहतर है आप एक ही लफ्ज यूज करते हैं, एक ही एक्सप्रेशन आप यूज करते हैं। अच्छा जी, तो बंदा मुझे ये, बल्कि आप सब मुझे बताएं कि इंट्रोडक्शन आप लोगों ने पहले लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ। जिन्होंने लिखा हुआ है वो मुझे बता दें चैट के अंदर, ऐसे का इंट्रोडक्शन किस किस ने लिखा हुआ है। और ये भी बताएं कि आपने कहाँ से सीखा था। जिन लोगों ने इंट्रोडक्शन लिखना सीखा हुआ है, जिन्होंने लिखा है, प्रैक्टिस की है, कहाँ से सीखा था। जी शाबाश। यूट्यूब पर मेंटोर्स हैं, उनसे फिर मुझे भी बता दो ऐसे मेंटोर्स। ठीक है ना? यस, जैसे ये अब्बास ने बताया सर, मुरीदी संजसरा साहब। आप आप भी बता, अगर बताना चाहें अपने टीचर्स का नाम बता सकते हैं। मैम फातिमा मदूल ठीक है, सर नासिर जमाल ठीक है, ठीक है, ठीक है मैम सर। अच्छा, एक बात आप लोग मुझे बताएं कि ये सारे टीचर्स बहुत टैलेंटेड, बहुत एक्सपीरियंस, माशाल्लाह, बहुत इनका नाम है, बहुत अच्छे टीचर्स हैं, कोई शक नहीं है। तो इनसे ऐसे करने के बाद आपके ऐसे में क्यों मसाइल हैं? क्या आपको क्या रीज़न लगती है कि आप लोगों को मेरे पास आना पड़ा ऐसे के लिए? जी, अगर आप बताना चाहें तो आप बता सकते हैं। आज के बाद नहीं करेगा इंशाल्लाह, जैसे मैं आपको सिखाऊंगा ना। अच्छा, समझ नहीं पाया आप, शायद वहाँ प्रैक्टिस नहीं होती। अब देखें ना कि आप लोगों में दो हमने 5 तारीख को स्टार्ट किया था, 4 दिन हो गए हमें, 5वां दिन है, 4 टास्क आप लोग कर चुके हैं। अब मेरे ख्याल से स्टेटमेंट में कोई बच्चा गलती नहीं करेगा, आउटलाइन बनाते हुए कोई बच्चा गलती नहीं करेगा। तो है ऐसा बंदा जो कह सकता है कि अब उसे आउटलाइन बनाना नहीं आता? इसी तरह आपको जब इंट्रोडक्शन करेंगे तो आपको इंशाल्लाह जो है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल बेशक। तो मेरे पास जब बच्चे जाते हैं ना, उनको ज़बान ही आता है, मतलब आंखें बंद करके आप लोग ऐसे लिखेंगे ना तो आपके स्ट्रक्चर में गलतियाँ नहीं होंगी। अच्छा, कोई कहता है कि हुक सेंटेंस को लगाओ, कोई कहता है थीसिस स्टेटमेंट नहीं दो, कोई कहता है कि आउटलाइन डिस्कस करो, कोई कहता है कि नहीं करो। अच्छा, ठीक है। देखें यार, इस जर्नी में ना, सीएसएस में, इस जो फील्ड है इसके अंदर कोई एक फार्मूला नहीं होता। एसए के हवाले से या बाकी सब्जेक्ट्स हैं, सक्सेस का फार्मूला एक जैसे नहीं होता सबका। बट इसमें जो की होती है ना, जो एक आप कह सकते हैं ना कि
कामयाबी की जो राज है वो ये है कि आप एक टीचर को फॉलो करें, ठीक है ना। चाहे अगर आप पहले अटैम्प्ट में दूसरी अटैम्प्ट में गलतियां कर जाते हैं, लेकिन आपने टीचर एक ही फॉलो करना है। हाँ, अगर आपको लगता है कि टीचर्स के एंड पे इशू आ रहा है या और वो आपको ठीक से काम नहीं करवा रहे, तब आपको टीचर अपना चेंज कर लें। बट जब मेरे साथ हुआ, जो मेरी जर्नी है उसमें मुझे टीचर्स की तरफ से कभी इशू नहीं हुआ। मुझे फील हुआ कि हमेशा मेरे अंदर इश्यूज थे और मैं ही गलतियां कर रहा था, ऐसे के हवाले से भी और बाकी पेपर्स के हवाले से भी, उसमें स्कोर नहीं आ रहा था। अब उसके बाद जब मैंने स्कोर लेना स्टार्ट किया तो मुझे अंदाजा हुआ कि ये वो चीज़ें हैं जिससे नंबर आते हैं। तो जब आपको ये पता हो कि नंबर कैसे आते हैं, तो उसके बाद अगर आप बगैर तैयारी के भी जाते हैं ना, तो आपको नंबर मिल जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि नंबर किस चीज़ से आते हैं, किस तरह पेपर अटेम्प्ट करने से नंबर आते हैं, किस तरह ऐसे लिखने से आप नंबर आते हैं। यार मेरे टीचर सरमानुल्लाह गोंदल है। बेसिकली मैंने ऐसे उनसे पढ़ा था, फॉरेन सर्विस में होते हैं बेरूत में। मैं कभी उनसे मिला नहीं फिजिकली, ठीक है ना, जितना भी है ऑनलाइन मेरा इंटरेक्शन उनके साथ। तो मैंने उनसे सीखा था 2019 में ऐसे। उसके बाद मेरा ऐसे फेल हुआ, लेकिन फिर मैंने जो है वो डिफरेंट टीचर्स के पास गया। इस तरह नहीं फिजिकल नहीं, बल्कि मैंने उनसे जो है वैल्यूएशंस कराई और उससे फिर मैंने अपना एक फार्मूला बनाया कि ऐसे के हवाले से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे टीचर्स ने नहीं बताई थी। और अब वो मैंने सर मानुल्लाह से शेयर की, जब मेरा 2021 कैसे पास हुआ, बड़ा अच्छा स्कोर था मेरा। फिर मैंने सर से शेयर किया, मैंने कहा सर ये चीज़ें आप भी नहीं करवाते, तो मैं चाहूँगा कि आप बच्चों को करवाएं। तो अब सर वो चीज़ें करवाते हैं जो मैं भी आपको करवा रहा होता हूँ। तो ये इसी तरह होता है कि इस जर्नी में आप जो है वो सीख भी रहे होते हैं और सिखा भी रहे होते हैं। हाँ, आउटलाइन में रिपीटेशन बहुत आ रही थी जैसे। हाँ इरफान, मैं इसको चेक करूंगा तो बताऊंगा आपको, ठीक है ना। अगर मुझे लगता है किसी बच्चे की आउटलाइन में बहुत रेपिटेशन है तो मैं उसे हाईलाइट करता हूँ, अदरवाइज मुझे फील नहीं हुआ अभी तक। ठीक है, आप लोग लिख रहे हैं ना, और ये आप रोजाना की बेस पे कर रहे हैं इसलिए आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है ना, अदरवाइज ये इतना बड़ा इशू नहीं होता। हाँ जी, अच्छा, जनरल जनरल स्टडीज पढ़ाते हैं बिल्कुल यार, सर अबानुल्लाह जनरल स्टडीज पढ़ाते हैं। आ, यार नंबर कैसे आते हैं ये बड़ी लंबी बात है, इस पे हम लेक्चर लेंगे एक। आप लोगों को मैं कुछ चीज़ बता दूंगा कि ऐसे के अलावा जो बाकी पेपर्स होते हैं यहाँ पे कंपल्सरी ऑप्शनल, उसमें नंबर कैसे आते हैं। इसको हम कहते हैं पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स, ठीक है ना। आप लोग 10-11 लोग क्लास में मौजूद है, 15 लोग मौजूद हैं, तकरीबन मोर और लेस सबका नॉलेज सेम होता है। लेकिन जब रिजल्ट आता है तो किसी के नंबर अच्छे होते हैं, किसी के कम होते हैं। क्यों? उसकी रीजन ये होती है कि पेपर अटेम्प्टिंग का फर्क होता है। तो अगर आपको पता है कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, सवाल को कैसे डी कोड करना है, किन चीज़ों से नंबर आते हैं, किन चीज़ों से नंबर कटते हैं आपके, सवाल सिलेक्शन कैसे करनी है, सवालों की लेंथ कैसे मेंटेन करनी है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना, एवरीथिंग जो है ये सारी चीज़ें जितने भी है ना, ये आपकी पेपर अटेम्प्टिंग और मार्क्स ग्रेबिंग टेक्निक्स में आते हैं। तो इंशाल्लाह हम इस पे बात करेंगे जरूर एंड पे। बस मैं चाय खत्म कर रहा हूँ, उसके बाद ये हम स्टार्ट करते हैं आपका इंट्रोडक्शन। कोई सवाल है किसी का और पूछना हो तो? वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, मेरा एक क्वेश्चन है, ये जो आउटलाइंस में जो होते हैं सर, जो सब हेडिंग्स है सर, जैसे कि अभी जो रीजंस के नीचे हमने जितने पॉइंट्स लिखे, बाज आउटलाइन मैंने ऐसे भी देखे हैं जो उसके उसकी भी सब हेडिंग्स होते हैं सर। तो क्या ये उसे वो कर सकते हैं सर, ऐसे स्ट्रेटेजी, कुछ अच्छा, पॉइंट्स ऐसे जो ये लिखते अच्छा हैं उसकी? सवाल है। देखें, आउटलाइन के अंदर आपने जो है तीसरे लेवल पे नहीं जाना होता, इसको हम कहते हैं थर्ड लेवल पे। यानी कि आपने रीजंस बिहाइंड पुअर एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, आपने हेडिंग दी है, उसके नीचे आपने एक पॉइंट लिखा के लो बजट अलोकेशन इज अ मेजर रीजन बिहाइंड एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। फिर आपने नीचे लिख दिया केस स्टडी या केस इन पॉइंट बना के कि पाकिस्तान का 2021 में 2022 में इतना बजट था। इसको हम कहते हैं थर्ड लेवल पे जाना। ये आपने आउटलाइन में नहीं जाना होता, आपने मेन हेडिंग देनी है और उसके नीचे सब पॉइंट देने हैं उसके, बस इतना काफ़ी होता है। उसके अलावा जब आप उसको केस स्टडीज में लेके जाते हैं तो आपकी आउटलाइन गैर ज़रूरी तौर पर बहुत लंबी हो जाती है, जबकि आउटलाइन का जो मकसद है वो खत्म हो जाता है। आउटलाइन आपने शॉर्ट रखनी होती है, ब्रीफ होती है। इसकी लेंथ मैक्सिमम जो है वो 2 सफ़े या 2.5 पेजेस, इससे ऊपर ना जाएं, आप इसको ना लेके जाएं। मुझे याद है कि जब मैंने सीएसएस के पेपर दिए और पीएमएस का, मेरी जो है वो 2 सफ़े से ऊपर कभी आउटलाइन नहीं गई थी, ठीक है ना, और ऐसे में कभी इशू नहीं हुआ उसके। तो आप आउटलाइन को शॉर्ट रखें। ये जितनी केस स्टडीज होती हैं, केस इन पॉइंट्स हैं, डेटा वगैरह हैं, ये पैराग्राफ्स के लिए होता है। और आप अपने सारे कार्ड्स अगर आप आउटलाइन में डिस्प्ले करते हैं ना,
सारा नॉलेज अपना वहीं पे आप डाल देते हैं तो आपके पास पैराग्राफ लिखने के लिए कुछ नहीं बचता, तो वो आपने बिल्कुल नहीं करना होता। अच्छा जी, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है इंट्रोडक्शन पे। मैं अभी आपके साथ जो है वो स्क्रीन शेयर करता हूँ, हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, इंट्रोडक्शन क्या होता है देखें। जब आप ऐसे का टॉपिक सेलेक्ट करते हैं, ऐसे लिखना होता है, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं बताएंगे मुझे आप लोग? जब आपने टॉपिक सेलेक्ट कर लिया तो उसके बाद अगला काम क्या होता है? सबसे पहला काम क्या करना होता है आपने ऐसे लिखने के लिए? इरफान, हम इस पे आएंगे, इस पे बात करेंगे। क्या हो गया है ब्रेनस्टॉर्मिंग कहाँ से? सबसे पहला काम क्या होता है? स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक बनानी होती है आपने, थीसिस स्टेटमेंट बनानी होती है, ठीक है ना? और उस थीसिस के बेस पे आप लोग जो है वो आउटलाइन बनाते हैं और फिर आप ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है वो कर रहे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपका टॉपिक सिलेक्शन, दूसरा जो है वो स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक या थीसिस स्टेटमेंट, और तीसरा काम जो होता है वो ब्रेनस्टॉर्मिंग आउटलाइन होती है। अच्छा, उसके बाद जब आप आउटलाइन बना लेते हैं तो अगला काम जो आपने करना होता है वो है इंट्रोडक्शन लिखना होता है आपने। ठीक है, ये बात नोट कर लें कि इंट्रोडक्शन हमेशा नए सफ़े से स्टार्ट होगा। ठीक है, हमेशा नए जिस सफ़े के ऊपर आपकी आउटलाइन ख़त्म हो रही है, चाहे आपने एक लाइन भी यूज़ की है उसकी, और दो लाइंस यूज़ की हैं, तीन लाइंस यूज़ की हैं, बाकी स्पेस नीचे खाली पड़ी है, उसको आपने बिल्कुल छोड़ देना है और नए सफ़े के ऊपर शिफ्ट होना है। सबसे पहले आपने टॉपिक दोबारा लिखना है। फॉर एग्जांपल, आपका टॉपिक है एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान, जो कि आपने आउटलाइन से पहले लिखा था, उसी को दोबारा आपने जो है टॉपिक को लिखना है नए सफ़े के ऊपर। ठीक है, फिर आप एक लाइन छोड़ के फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। हेडिंग नहीं देनी, कोई भी हेडिंग नहीं है, यानी कि आपने जब नए सफ़े पे जाना है तो सिर्फ टॉपिक लिखना है। जब आप टॉपिक लिख देंगे उसके बाद आपके पूरे ऐसे में कोई हेडिंग नहीं आएगी। ठीक है ना? कुछ लोग क्या करते हैं कि उसके अंदर डायग्राम्स बनाते हैं, हेडिंग देते हैं, बिल्कुल भी नहीं करना आपने, बिल्कुल भी नहीं करना। ये बहुत बड़ी गलतियां होती हैं जो आपने अवॉइड करनी है। ठीक है, सिर्फ आपने टॉपिक लिखना है, उसके बाद आपका इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा और एंड तक जहाँ पे ऐसे खत्म होगा तब तक कोई हेडिंग नहीं आएगी आपकी। वो मैं बताऊंगा आपको, पूरे ऐसे दिखाऊंगा आपको। अच्छा जी, ये फॉर्मेट आपने याद रखना है। तो कल जब आप लोग मुझे असाइनमेंट सेंड करेंगे तो हर बच्चे का जो इंट्रोडक्शन है नए सफ़े से स्टार्ट होना चाहिए। अगर किसी ने आउटलाइन वाले सफ़े से स्टार्ट किया तो फिर उसकी मैं क्लास ले लूँगा। ठीक है ना? तो ये बिल्कुल भी नहीं करना आपने। अच्छा जी, अब जो आपका इंट्रोडक्शन है, आपको पता है कि आप आउटलाइन बना चुके हैं और अगला काम जो है आपने वो क्या करना है, वो आपका इंट्रोडक्शन लिखना है। तो इंट्रोडक्शन बेसिकली आपके एसए का फेस होता है। और ये जो आपका जो एग्जामिनर होता है वो आपकी आउटलाइन पढ़ने के बाद आपके इंट्रोडक्शन को लाजमी तौर पर पढ़ता है। ठीक है ना? आपके इंट्रोडक्शन को पढ़ने से बहुत सारी चीज़ें एग्जामिनर को क्लियर होती हैं। नंबर वन कि आपकी राइटिंग स्किल के बारे में उसे अंदाज़ा होता है। ठीक है, आपके नॉलेज के बारे में उसको अंदाज़ा होता है। उसके अलावा कि आपने जो इंट्रोडक्शन लिखा है क्या वो आउटलाइन से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं है। मतलब मैं देखता हूँ मेरे पास बच्चे जो बाहर से आते हैं, मतलब मेरे से नहीं पढ़ते ऐसे, जब वो ऐसे एवेल्यूएशन के लिए भेजते हैं तो मैं देखता हूँ आउटलाइन में कुछ और लिखा है और इंट्रोडक्शन में कुछ और लिखा है, वो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा होता। ऐसा नहीं होता। जो आपका इंट्रोडक्शन होता है इट इज़ ऑलवेज अकॉर्डिंग टू योर आउटलाइन। वो आपकी हमेशा आउटलाइन के अकॉर्डिंग होता है, बिल्कुल प्लेन होता है। ठीक है, तो आपने याद रखना है, नंबर वन इंट्रोडक्शन नए सफ़े से स्टार्ट करना है, सबसे पहले हेडिंग देनी है, एक लाइन छोड़नी है और फिर आपने इंट्रोडक्शन स्टार्ट करना है। नंबर टू कि आपका जो इंट्रोडक्शन है हमेशा आपकी आउटलाइन के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, उसके बाद उसके बाद ये है कि आप लोग अभी प्रैक्टिस करते हुए कोशिश करें कि जब आप इंट्रोडक्शन लिखें तो उससे पहले रफ में करें। ठीक है, क्योंकि रफ में लिखेंगे आप पहले एक दो तीन बार आप गलतियां करेंगे तो उसमें ये है कि जो गलती है वो आपकी, अगर आप उसे पेपर के ऊपर या जो आप मुझे सेंड करेंगे असाइनमेंट उसमें अगर आप कटिंग करते हैं, ओवर राइटिंग करते हैं तो वो बड़ा अजीब सा लगता है, तो फिर वो ख़राब हो जाती है, पढ़ने में मुश्किल होती है। तो आपने जो गलतियाँ हैं वो आपने रफ वर्क में कर देनी ताकि आप उसको पेपर में जब करें तो वो बिल्कुल नीट और साफ सुथरा इंट्रोडक्शन होना चाहिए। ठीक है, एक और जो चीज़ आमतौर पर एक मिसकंसेप्शन मिसअंडरस्टैंडिंग पाई जाती है वो ये है कि जो इंट्रोडक्शन होता है इट इज़ समरी ऑफ योर एसे।
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका जो इंट्रोडक्शन होता है ऐसे का वो समरी नहीं होता, ठीक है ना। समरी में और इसमें फ़र्क होता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि मैं आपको जब स्ट्रक्चर सिखाऊंगा, अभी हम स्टेप्स फॉलो करके जैसे हमने आउटलाइन बनाई थी इसी तरह हम एक स्टेप्स फॉलो करेंगे अपने इंट्रोडक्शन में। उसका एक मुकम्मल फॉर्मेट है, उसको फॉलो करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाता है। बस अभी के लिए इतना याद रखना है कि ये आपकी समरी नहीं होती। उसके बाद ये है कि जो आपका इंट्रोडक्शन होता है वो आपके एस्से की ब्रॉडर पिक्चर दे रहा होता है, ठीक है। यानी कि अगर आपकी, जैसे मैंने उस दिन भी कहा था कि अगर आप लोग आउटलाइन नहीं बनाते और आपका एस्से स्टार्ट होता है डायरेक्ट ही इंट्रोडक्शन से, तो इंट्रो को पढ़ने के बाद एग्जामिनर को क्लियर हो जाता है कि इस एस्से में ये चीज़ें आने वाली हैं, क्योंकि आपका जो इंट्रोडक्शन है बिल्कुल आउटलाइन के ऊपर बेस कर रहा होता है। आपने कुछ भी नया नहीं करना होता इंट्रोडक्शन के अंदर, सिर्फ आउटलाइन को एक फॉर्मेट होता है, स्ट्रक्चर है, उसके अकॉर्डिंग आपने उसको एडजस्ट करना होता है, ठीक है। तो इसमें आपने जो ब्रॉडर पिक्चर होती है आपके ऐसे की, जो मेन आपके कार्ड्स होते हैं, आर्गूमेंट्स होते हैं, आइडियाज़ होते हैं, वो यहाँ पे नज़र आते हैं। उसके अलावा एक और चीज़ जो आपने याद रखनी है कि जो आपका इंट्रोडक्शन है उसके अंदर कुछ आप एडिशन नहीं कर सकते। एडिशन से मुराद ये है कि कोई ऐसा पॉइंट या कोई ऐसी बात या कोई ऐसा आर्गूमेंट या आइडिया जो आपकी आउटलाइन का हिस्सा नहीं है, वो आपके इंट्रोडक्शन का हिस्सा नहीं बन सकता। बच्चे क्या करते हैं कि जब वो ऐसे लिखते हैं पेपर में या वैसे, तो आउटलाइन बनाती हैं, उसको एकदम याद आया कि ये चीज़ एक बड़ी इंपॉर्टेंट थी जो मिस हो गई, अब मैं इसको इंट्रो में डाल दूँ। बिल्कुल भी नहीं करना आपने ऐसा, ठीक है ना। कोई चीज़ जो आपकी आउटलाइन का हिस्सा नहीं है, वो आपके इंट्रोडक्शन का हिस्सा नहीं हो सकती। हाँ, ये हो सकता है कोई चीज़ जो आपके इंट्रोडक्शन में आपकी आउटलाइन में मौजूद है लेकिन आप उसे इंट्रोडक्शन में मिस कर सकते हैं, वो पॉसिबल होता है, लेकिन आप एडिशन नहीं कर सकते उसके अंदर। तो ये भी आपने याद रखना है। इसके अलावा कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आमतौर पर बच्चे कर रहे होते हैं व्हाइल राइटिंग इंट्रोडक्शन टू योर एसे, कि वो आपने कौन-कौन सी गलतियाँ हैं जो अवॉइड करनी है। नंबर 1 कि जब भी लोग जो गलती कर रहे होते हैं मोस्ट कॉमन किस्म की, वो क्या है, ओवरव्यू देना स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि टॉपिक आया उनके पास, एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान। वो क्या करेंगे कि एजुकेशन को डिफाइन करना शुरू कर देंगे। एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान क्या होता है, इसके फीचर्स क्या हैं, इसके एसेंशियल्स क्या हैं। इसके ऊपर वो अपना जो है पूरा सफ़ा लिख देंगे लेकिन काम की बात नहीं करेंगे वो। जबकि ये चीज़ें जो है वो आपके इंट्रोडक्शन में अलाउ नहीं होती, ठीक है। तो आपने भी ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। कीवर्ड्स को पकड़ के उठाना, उनको डिफाइन करना शुरू कर देना। फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज कैसे आ गया, तो डिफाइन करना शुरू कर, व्हाट इज़ क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज के ये फीचर्स होते हैं, ये एट्रीब्यूट्स हैं, इसकी ये हिस्ट्री है। हमने इन चीज़ों पर नहीं जाना होता। ये चीज़ें जो है वो इंट्रोडक्शन में अलाउड नहीं होती। इंट्रोडक्शन का एक अलग स्टाइल होता है, वो आप जो मैं सिखाऊंगा वो ही आप फॉलो करेंगे। तो आपने इंट्रो में ओवरव्यू वगैरह या जो कीवर्ड्स हैं उनको डिफाइन करने की गलती बिल्कुल नहीं करनी है आपने। उसके बाद कि अगर आपका इंट्रोडक्शन का जो स्टार्ट है ख़राब है, पुअर है, पुअर से मुराद ये है कि उसमें कोई गलतियाँ कर दी हैं, उसमें आप लोगों ने जो है वो कोई इर्रेलेवेंट बात कर दी है, प्रॉपर कनेक्शन नहीं बन रहा, या कुछ ऐसा आपने ग्रामर के हवाले से गलतियाँ कर दी हैं। क्योंकि आपका जो इंट्रो है वो आपका फेस है ऐसे का। अगर आप उसके शुरू में गलतियाँ कर रहे हैं तो आप अगले साल के लिए तैयार हो, ठीक है ना। तो आपको अगले साल के लिए तैयारी करनी चाहिए। एग्जामिनर यही सोच रहा होता है। तो बिल्कुल भी आपने अपना इंट्रोडक्शन का जो स्टार्ट है उसके अंदर कोई गलती नहीं करनी होती, बिल्कुल सेफ होता है और एक साफ सुथरा आपने उसका स्टार्ट करना होता है। उसके अलावा जो इनफॉर्मल किस्म के वर्ड्स होते हैं, आई है, वी है, मी है, मई है, यू वगैरह जितने भी हैं, ये बिल्कुल आपने अवॉइड करने होते हैं। इसी तरह सो वगैरह है, माइन वगैरह है, ठीक है ना। और जो आप आमतौर पर चैट के अंदर आप जो है एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं इनफॉर्मल किस्म का, अन अकेडमिक किस्म का, वो आपने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना अपने इंट्रोडक्शन में या कहीं भी ऐसे के अंदर आपने। ये जितने लफ्ज़ हैं ये आपने पूरे ऐसे में कहीं पे भी यूज़ नहीं करना है आपने, ठीक है ना। जी, आपका ऐसे जो है वो पर्सनल ऐसे नहीं होता, एकेडमिक ऐसे होता है, उसके अंदर इस तरह के पर्सनल प्रोनाउंस, पर्सनल नाउन्स वगैरह की बिल्कुल जो है वो परमिशन नहीं होती आपको। उसके अलावा एक जो आमतौर पर बड़ी मिस्टेक होती है, कुछ टीचर्स इवन मैम फातिमा बतूल भी रिकमेंड करती हैं कि आप अपने एसे में इंट्रोडक्शन में स्कीम पेश करें। स्कीम से मुराद ये होता है कि आप ये बताएं कि जो हमारा एसे है उसके अंदर हम पहले ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारा एसे है एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान पे, तो आप कहते हैं कि फर्स्ट द एसे विल बिगिन विद द रीजंस बिहाइंड पुअर एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान, देन its consequences or effects will be discussed, and at the end some solutions or way forward will be presented। अगर आप इस तरह की चीज़ें लिखते हैं इसको हम कहते हैं स्कीम। तो ये आपने अपने इंट्रोडक्शन में स्कीम नहीं देनी होती, ठीक है। ये
जितनी भी गलतियां मैंने बताई हैं ना, ये बिल्कुल भी आपने नहीं करनी, इनसे आपने दूर रहना है, बचना है। उसके अलावा आपने कोशिश करनी है कि आपके इंट्रोडक्शन में फैक्ट्स वगैरह हैं, डेटा वगैरह हैं, रेफरेंसेस वगैरह हैं, वो भी आप उसको अवॉइड करें, ना दें तो अच्छा होता है। ठीक है, ये तो है कुछ चीज़ें जो आपने नहीं करनी। अब हम देखते हैं वो कौन सी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। ठीक है ना, ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी होता है। अब सबसे पहली चीज़ जो आप कर सकते हैं वो ये है कि आपका जो एस्से का इंट्रोडक्शन है उसका स्टार्ट बिल्कुल सेफ होना चाहिए। अब सेफ से क्या मुराद है, वो हम कहते हैं उसको जेनेरिक होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए, उसके अंदर ग्रामर के इश्यूज ना हो, कनेक्टिविटी का इशू ना हो। आपका टॉपिक एजुकेशन पे है लेकिन आप बात कोई और कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्टार्ट है। ये अगर ऐसा करते हैं तो फिर वो आपका जो है पुअर स्टार्ट हो जाता है। तो आपने डायरेक्ट स्टार्ट करना होता है, सेफ साउंड किस्म का, आराम से उसे जो है वो रेलिवेंट बना के आपने उससे करना होता है। उसके अलावा एक और चीज़ जो मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कि बच्चे पूछते भी हैं अक्सर के क्या हम कोटेशन वगैरह अपने इंट्रोडक्शन में दे सकते हैं, और अगर दे सकते हैं तो उसकी जगह क्या होनी चाहिए। देखें, इस बात को आपने सुन लेना है और अपने पास नोट कर लेना है। आप अपने इंट्रोडक्शन में कोटेशन दे सकते हैं, यस, इसका जवाब यस है, आप दे सकते हैं। बट कहाँ पे देनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो कोटेशन होगा वो या तो आप अपने इंट्रोडक्शन के बिल्कुल स्टार्ट में, बिल्कुल शुरू में देंगे, या बिल्कुल एंड पे देंगे। ठीक है ना, अगर आपने कोटेशन देना भी है, अभी मैं आपको शुरू में कोटेशन से स्टार्ट नहीं करवाऊंगा, वो बाद में आप करना चाहें करेंगे, अभी बिल्कुल हम डिफरेंट स्टाइल से करेंगे। तो कोटेशन अगर देना भी होता है तो आप बिल्कुल जो आपके फर्स्ट सेंटेंस है ना वो आपका कोटेशन होगा। ठीक है ना, या उसकी जो दूसरी जगह है वो ये है कि बिल्कुल जहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन एंड हो रहा होगा वहाँ पे दे सकते हैं आप। ये दो जगह हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपने शुरू में भी दे देना है और एंड में भी, नहीं, ऐसा नहीं करना है, एक जगह पे देना है अगर देना भी है तो। दूसरी बात, अगर कोटेशन देना भी है ना तो इट मस्ट बी वेरी वेरी रेलिवेंट, वेरी वेरी रेलिवेंट। ये बात बहुत ज़रूरी है। बच्चे एजुकेशन सिस्टम पे जो है वो ऐसे कर रहे होते हैं लेकिन कोटेशन दे रहे होते हैं, उसका कोई तुक नहीं बन रहा होता वहाँ पर। तो अगर आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा एफिशिएंट बनते हैं या उसको इम्प्रेस करने के लिए वहाँ पे फिट करने की कोशिश करते हैं तो आप गलती कर जाते हैं वहाँ पर। तो आपने बिल्कुल ये नहीं करना। अगर कोटेशन देना भी है तो वो बहुत रिलेवेंट होना चाहिए, आपके टॉपिक से मैच करना चाहिए, जो चीज़ें आप डिस्कस करने जा रहे हैं उनसे मैच करना चाहिए, उसको सपोर्ट करने वाला हो। ऐसा ना हो कि कोटेशन किसी और बात पे हो और आप ऐसे किसी और चीज़ पे जा रहा हो। तो ये कोटेशन के हवाले से आपने जो है वो याद रखना है। उसके अलावा जो आपका इंट्रोडक्शन है उसके अंदर आप एग्जांपल्स वगैरह हैं, केस स्टडीज़ हैं, वो भी आप शामिल कर सकते हैं। ठीक है, वो अलाउ होता है आपको। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि जो आपका इंट्रोडक्शन है उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए। ये आमतौर पर एक बड़ा ही जो है कॉमन सवाल है। मतलब बहुत सारे बच्चों को आइडिया नहीं होता कि इंट्रोडक्शन की लेंथ कितनी होनी चाहिए। जो मैं फार्मूला यूज़ करता रहा हूँ और जो मैं बच्चों को सिखाता हूँ वो ये है कि अगर आप एक 2500 वर्ड का या 3000 वर्ड इन इस लिमिट के बीच में जब आप ऐसे कर रहे होते हैं तो उसमें जो आपका इंट्रोडक्शन है उसकी लेंथ आइडियली आप बिटवीन 200 एंड 250 वर्ड्स आप लेके कर सकते हैं। ठीक है, इस लिमिट के दरमियान में आपने इंट्रोडक्शन की लेंथ को लेके जाना होता है। अब ये आप कैसे महसूस करेंगे कि आपकी लिमिट हो रही है, पहले 1 2 3 दिन आप लोगों ने जो जब इंट्रोडक्शन लिखना है तो उसको वर्ड काउंट चेक करना है। ठीक है, वर्ड काउंट चेक करेंगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पे 210 हो रहा है, 220 हो रहा है, 225 हो रहा है, 200 हो रहा है। तो उससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने सफ़े या कितनी लाइन्स आप अगर आप लिखते हैं तो आपका इंट्रोडक्शन जो है उसकी लेंथ पूरी हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट टाइम आपको जो है वो दोबारा हर बार जो है आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि अब मुझे वर्ड काउंट चेक करना है, बल्कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि 1 सफ़ा हो गया, अब 1.5 सफ़ा, अब 1.5 सफ़ा हो गया, दैट मीन्स के मेरी जो लेंथ तकरीबन पूरी हो चुकी है, ओके है, कोई भी इशू नहीं है। तो ये आप लोगों ने खुद से चेक करना है। हर बंदे की राइटिंग डिफरेंट होती है, किसी की छोटी है, किसी की बड़ी है। ठीक है, और कुछ जो है वो खुला-खुला लिखते हैं, कुछ बहुत कंजस्टेड लिखते हैं। तो ये हर बंदे के ऊपर डिपेंड करता है, बट आपने कोशिश करनी है कि तकरीबन 1.5 सफ़े तक आपका जो है वो इंट्रोडक्शन देना चाहिए। अगर फिर भी आपने ये फार्मूला यूज़ करना है तो उसमें आप ये देखें कि 200 और 250 वर्ड्स के बीच में आप इसको अपने इंट्रोडक्शन की लेंथ को रखेंगे। अच्छा जी, अब चलते हैं कि हम लिखना कैसे है इंट्रोडक्शन। ये तो हमने चीज़ें थोड़ी-सी की हैं, डिस्कशन की है कि कौन-सी गलतियाँ होती हैं जो आपने अवॉइड करनी है और फिर कौन-सी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं इंट्रोडक्शन में। अब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इंट्रोडक्शन लिखा कैसे जाएगा। बेसिकली जब हम इंट्रोडक्शन के स्टाइल की बात करते हैं, उसके अप्रोचेस की बात करते हैं, तो वो 2 किस्म की अप्रोचेस होती हैं। ठीक है? एक होती है जिसको हम कहते हैं जनरल टू स्पेसिफिक अप्रोच होती है, और दूसरी होती है जिसको हम कहते हैं स्पेसिफिक टू जनरल।
जनरल टू स्पेसिफिक ये होती है कि आप जो है वो बहुत ही सेफ किस्म का किसी जेनेरिक किस्म की जनरल बात से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आप स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं और फिर आप आउटलाइन की तरफ जाते हैं। ठीक है, ये कैटेगरी वन या ऑप्शन ए होता है। दूसरा स्टाइल है कि स्पेसिफिक टू जनरल, के कुछ लोग अपना इंट्रोडक्शन जो है वो किसी वाक़ये से स्टार्ट कर रहे हैं, किसी स्टोरी से स्टार्ट कर रहे होते हैं, फिर आउटलाइन और एंड के ऊपर जो है वो उनकी स्टेटमेंट आ रही होती है। तो बेसिकली जो आपकी स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन में आनी चाहिए, लाजमी तौर पर आनी चाहिए। उसकी दो जगह हो सकती हैं। जो पहले वाला ऑप्शन है जिसको हम अप्रोच ए कहते हैं, जनरल टू स्पेसिफिक, उसमें स्टेटमेंट जो है वो तकरीबन शुरू में आ रही होती है। जबकि जो ऑप्शन बी है, जो इसका अप्रोच बी है, उसके अंदर स्टेटमेंट बिल्कुल एंड के ऊपर आ रही होती है। दोनों स्टाइल ठीक है, कोई भी इशू नहीं है इसमें। ठीक है, जिस तरह लोग करना चाहें कर सकते हैं, बट जो मैं सिखाता हूँ बच्चों को और जो सेफ तरीका है, जो आसान तरीका है, वो है ऑप्शन वन, जनरल टू स्पेसिफिक। हम इसको फॉलो करते हैं। इससे ये है कि आपकी गलती नहीं हो सकती। मुझे याद है कि 2021 के ऐसे के बाद मेरे पास एक बच्चा आया था, मेरा जूनियर है, उसने कहा था कि मैंने मैम सलमा खातून से जो है वो ऐसे पढ़ा है। 2020 में मेरा ऐसे पास हुआ, कहता है कि मैंने जो है वो जो आपकी अप्रोच है उसके साथ मैंने इंट्रोडक्शन लिखा था, लेकिन 2021 में मैंने ऑप्शन बी यूज़ किया, यानी कि स्पेसिफिक टू जनरल, तो मुझसे गलती हो गई और मेरा ऐसे फेल हो गया। तो मैंने उसको यही समझाया था कि ये जो ऑप्शन वन है ये बड़ा सेफ है, आप इसी को फॉलो करो और इसी के ऊपर ही प्रैक्टिस करो आप। तो मैंने भी हमेशा इसी को फॉलो किया और ये बहुत आसान भी है और इसमें गलती का रिस्क या गुंजाइश बहुत कम होती है। तो मैं आपको भी यही सिखाऊंगा और आप इसी को फॉलो करेंगे। हाँ, अगर आपसे कोई पूछता है कि स्टेटमेंट जो है वो इंट्रोडक्शन में कहाँ आ सकती है, तो उसका जवाब ये है कि दो जगह हो सकती है, या तो शुरू में आ सकती है या एंड के ऊपर आ सकती है, और दोनों तरीके ठीक होते हैं, कोई इसमें गलत कोई नहीं होता। लेकिन हम जो फॉलो करते हैं वो है जनरल टू स्पेसिफिक। ठीक है, अच्छा जी। अब चलते हैं कि जो आपका इंट्रोडक्शन है, जो आपने 200 से 250 वर्ड्स लिखने हैं, वो कैसे लिखने हैं। ठीक है, आपका जो इंट्रोडक्शन है उसके 4 हिस्से होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको आउटलाइन बनाते हुए स्टेप्स बताए थे कि पहला स्टेप आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग या रैंडम आइडियाज़ का होता है, उसके बाद प्योरीफिकेशन होती है, तीसरा ये होता है, चौथा ये होता है। इसी तरह आपका जो इंट्रोडक्शन है उसके भी 4 हिस्से होते हैं, 4 आपके स्टेप्स होते हैं। पहला जो होता है जिसको हम कहते हैं बिगिनिंग कहते हैं या हुक कहते हैं उसको। दूसरा होता है आपका स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक होता है या स्टेटमेंट होता है। तीसरा जो है जिसको हम कहते हैं कॉर डिस्प्ले करना, और चौथा होता है कंक्लूडिंग पार्ट। ये 4 ऐसे होते हैं, इन सबको मिला के आपको जो है एस्से की जो लेंथ है वो 200 और 250 के बीच में बन जाती है। अब हम देखते हैं कि इसका मतलब क्या है, ये सारे पार्ट्स क्या हैं, इस कैसे लिखना होता है। ठीक है, जब भी आप अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे तो आपने सबसे पहले नए सफ़े पे जाना है, वहाँ पे टॉपिक लिखना है, उसके बाद एक लाइन छोड़ के आपने स्टार्ट करना है। अब जो आपका स्टार्ट होगा, जिसको हम पहले 2 या 3 सेंटेंसेस लिखेंगे आपके इंट्रोडक्शन में, उसको हम कहते हैं बिगिनिंग या हुक होता है। बिगिनिंग से मुराद ये, और या हुक से मुराद ये, और हुक का मतलब ये होता है कि आप अटेंशन ग्रैब करने के लिए कोई उसमें कोटेशन डाल सकते हो, कोई उसमें स्टोरी डाल सकते हो, कोई वाक्य डाल सकते हो उसके अंदर। बट इसमें एक और जो ऑप्शन सेफ है वो ये है कि आप जेनेरिक स्टार्ट करें। जेनेरिक स्टार्ट क्या होता है कि पहले 2 या 3 सेंटेंसेस, 2 सेंटेंसेस जो आपके इंट्रोडक्शन में है वो आपके टॉपिक से मुताल्लिक होंगे। मिसाल के तौर पर आपका जो टॉपिक है वो एस्से का जो आप इंट्रोडक्शन लिखना है वो है एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान, पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम। लेकिन आप चाहें तो जो पहले या 2 या 3 सेंटेंसेस हैं वो जनरल एजुकेशन के बारे में आप बात कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि एजुकेशन जो है वो किसी भी मुल्क के लिए कामयाबी की जो है कुंजी है, या एजुकेशन इज़ द की टू सक्सेस। ठीक है, मैनी नेशंस दैट वर्क या दैट इम्प्रूव देयर एजुकेशन सिस्टम्स, दे हैव मेड ह्यूज और ट्रेमेंडस प्रोग्रेस। मतलब आप जो आपका मेन आइडिया है, टॉपिक है, जो एजुकेशन सिस्टम से मुतल्लिक है, एजुकेशन से मुतल्लिक है, उससे रेलिवेंट आप जेनेरिक बात करेंगे 2 या 3 सेंटेंसेस के अंदर। ठीक है, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, अभी आप यहाँ पर करते हैं इसको ताकि आप लोग जो है वो साथ साथ इसको देखते भी जाएं। अच्छा जी, जी आपने नए सफ़े के ऊपर जाना है। ठीक है, सबसे पहले आपने टॉपिक लिखना है, उसके बाद एक लाइन छोड़नी है। अब आपने जो है वो स्टार्ट करना है। स्टार्ट क्या होता है, जेनेरिक होता है। मैंने आपसे कहा था कि जो पहले ये 2 या 3 सेंटेंसेस हैं वो आपके किस से मुतल्लिक होंगे, आपका जो मेन आपका आइडिया है वो है एजुकेशन का, उससे रिलेवेंट होंगे। तो आप कहते हैं कि एजुकेशन, मिसाल के तौर पर एजुकेशन इज़ द की टू सक्सेस। ठीक है ना, एजुकेशन इज़ द की टू सक्सेस, मैनी नेशंस दैट improved their quality of education have made tremendous
प्रोग्रेस, ठीक है ना, ये जेनेरिक स्टार्ट कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड देन द कंट्रीज दैट ignored education are still lagging behind। तो मतलब ये है कि आपने जेनेरिक बातें करनी होती हैं, ठीक है ना, आपने जो मेन आपका आइडिया होता है ना, उससे रेलिवेंट आपने बात करनी होती है। इसको हम कहते हैं कनेक्शन बनाने के लिए आप कर रहे होते हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, ये आपका पार्ट 1 हो गया, ठीक है, इसको हम कहते हैं बिगिनिंग हो गया। आपके 2 से 3 सेंटेंसेस होंगे आपके। उसके बाद आपने क्या करना है कि जब आप बिगिनिंग लिख लेंगे, 2 से 3 सेंटेंसेस लिख लेंगे, तो उसके फौरन बाद आपने स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक जो कि आपने शुरू में लिखी थी, बनाई थी, उसी को कॉपी करना है। अब हम कहते हैं, यहाँ पर लिखते हैं कि पाकिस्तान का जो हम उससे रिलेवेंट हमने स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक बनाई थी, उसको हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान एजुकेशन, एजुकेशन सिस्टम is faced with या is facing various challenges या it could not be developed due to, वही मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ। पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम could not be developed due to some reasons which as a result have affected the country in different manners. However, with a set of reforms, these issues can be solved। ये आपने क्या किया कि आपने स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक यहाँ पे लिख दिया, आपने रिपीट कर दी। मैं ऐसे कलर चेंज करता ताकि आप लोगों को आसानी रहे याद करने में। ठीक है, ये जो येलो वाला है, ये आपके पास क्या है, जनरल स्टार्ट है, इसको हम हुक भी कहते हैं, जेनेरिक स्टार्ट होता है। जबकि जो ग्रीन वाला है वो आपकी स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक है। ये आपने 2 हिस्से लिख लिए, कुछ भी नहीं किया आपने। आपने बेसिकली जो आपकी स्टेटमेंट है उसी को उठा के आपने यहाँ पे डाला है। जहाँ तक बात क्लियर है? जी शाबाश, बताएं, जहाँ तक बात क्लियर है? ओके गुड, कमाल हो गया ना। चलें अभी आगे देखें, अभी जादू अभी आगे होगा। अच्छा जी, उसके बाद जो तीसरा पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं कार्ड डिस्प्ले करना। इसको मिडल पार्ट भी कह सकते हैं, कार्ड डिस्प्ले भी करना कह सकते हैं आप इसको। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मिडल पार्ट। ठीक है, अब इसमें आपने क्या करना होता है, इसमें जो लेंथ हो सकती है वो डिफरेंट हो सकती है, वेरी कर सकती है अकॉर्डिंग टू योर आउटलाइन। किसी के आउटलाइन में 20-15 पॉइंट हो सकते हैं, किसी में 17 हो सकते हैं, तो वो उसके थोड़ा सा बहुत 1 या 2 सेंटेंसेस का, कुछ वर्ड्स का डिफरेंस आ सकता है, बट नॉर्मली 6 से 8 या 7-8 सेंटेंसेस इसके ऊपर बनते हैं। अब इसमें आपने ध्यान से सुनना है, यही वाला पार्ट थोड़ा सा इसका ट्रिक होता है। इसमें आपने क्या करना होता है कि आपने अपनी आउटलाइन के ऊपर वापस जाना होता है। आपने अपनी आउटलाइन के ऊपर वापस जाना होता है। अभी मेरे पास आउटलाइन किसी बच्चे की, मैं 1 मिनट स्क्रीन शेयरिंग में ऑफ कर रहा हूँ। मैं किसी बच्चे की आउटलाइन उठाता हूँ आप लोगों में से ही, और उसमें से ही मैं आपको करके दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को आसानी हो। अच्छा, ये मेरे पास सबसे एंड पे नोरीना की पड़ी है, इसी को ले लेते हैं। अच्छा जी, हाँ जी, स्क्रीन शो हो रही है सबको? जी शाबाश, बता दें मुझे। स्क्रीन शो हो रही है ना? ठीक है। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, मैं इसको यूँ करता हूँ कि इसको मैं सके यहाँ पर आप जो है वो क्लियर हो जाए, ये यहाँ पे। अच्छा जी, ये है इनकी आउटलाइन, ठीक है।
अब आपने क्या करना है कि आपने आउटलाइन के ऊपर वापस जाना है, आपने आउटलाइन के ऊपर वापस जाना है, आउटलाइन के पॉइंट्स उठाने हैं और आपने जो है वो अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करना शुरू कर देना है। अब आपकी आउटलाइन में क्या चीज़ें डिस्कस हो रही है, रीजंस डिस्कस हो रही हैं, उसके बाद कॉजेज हो रही हैं, उसके बाद जो है उसके सोल्यूशंस डिस्कस हो रहे हैं। तो आपने क्या करना है कि तीन तीन पॉइंट्स को उठाना है। पहला पॉइंट ये है जगह, ये वाला इसका 2.1 वाला, फिर 2.2 वाला, फिर 2.3 वाला। अब ये पॉइंट्स क्या हैं, इसमें कीवर्ड क्या है, कीवर्ड देखना है कि आउटडेटेड सिलेबस, ठीक है ना। आप कह सकते हैं, आपने स्टेटमेंट लिखी, उसके बाद आपने कनेक्शन बनाने के लिए आप कह दें कि देयर आर नंबर ऑफ रीजंस बिहाइंड द पुअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान, ठीक है ना, पाकिस्तान। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि ये इस तरह आपने जो है वो, इसको हम कहते हैं कि कनेक्शन बनाने के लिए कनेक्टर जो है वो आपने एक आध सेंटेंस देना होता है, क्योंकि स्टेटमेंट के बाद आपने जब रीजंस लिखनी है तो आप डायरेक्ट रीजन लिखना स्टार्ट नहीं कर सकते, आपको थोड़ा सा कनेक्शन बनाना पड़ेगा। तो अब आपने क्या करना है, तीन पॉइंट्स को उठाना है। पहला पॉइंट है आउटडेटेड सिलेबस। मैंने आउटलाइन में वापस गया, देखा कि पहला पहला पॉइंट ये है आउटडेटेड सिलेबस। दूसरा पॉइंट क्या है, टसल बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एजुकेशन। उसके बाद मैंने लिखा कि टसल बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर्स। एंड तीसरा पॉइंट क्या है, लेक ऑफ प्रॉपर रिसर्च, लेक ऑफ प्रॉपर रिसर्च। ये तीन पॉइंट्स मैंने उठा के यहाँ पे लिखे, ठीक है ना। अब क्या है, ये चीजें क्या हैं, ये रीजंस हैं किस चीज की, पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम के खराब होने की। तो आप आगे लिख दें कि आउटडेटेड सिलेबस, टसल बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स एंड लेक ऑफ प्रॉपर रिसर्च आर द मेजर factors responsible for low standard of education in Pakistan। ठीक है ना, समझ आई ये बात की, इस बात की समझ आई है। अगर किसी को समझ नहीं है तो बता दें, ठीक है। आपने क्या करना है कि आउटलाइन में वापस जाना है, पहले तीन पॉइंट्स को उठा के आपने एक सेंटेंस बना देना है, ठीक है ना। एक सेंटेंस बना दिया आपने, इसका कलर चेंज करता हूँ ताकि आप लोगों को जो है वो आसानी रहे। ये मैंने तीन पॉइंट्स उठाए, उनका जो है सेंटेंस बना दिया। अब आप दोबारा जाए अगले पॉइंट्स, तीन पॉइंट्स पे। उसके बाद शॉर्ट टर्म एजुकेशन पॉलिसीज, शॉर्ट टर्म, या इसको आप यूं भी कह सकते हैं कि अदर फैक्टर्स इंक्लूड। इसमें आप अगले तीन पॉइंट्स ऐड करें, कौन कौन से हैं, शॉर्ट टर्म पॉलिसीज, उसके बाद लो बजट एलोकेशन, पांचवा पॉइंट, एंड उसके बाद छठा पॉइंट क्या है, नेपोटिज्म। नेपोटिज्म लिखते हैं, अदर फैक्टर्स इंक्लूड शॉर्ट टर्म पॉलिसीज, लो बजट एलोकेशन एंड नेपोटिज्म, फुल स्टॉप। जी आपने एक और सेंटेंस लिख दिया है, कुछ भी नहीं किया, आपने सिर्फ आउटलाइन पे गए हैं, वहां से आपने तीन तीन पॉइंट्स को उठाना है और सेंटेंसेस बना देने हैं आपने। क्लियर है ये बात। अगर आपकी ये फर्स्ट इस सेक्शन में जो है वो 8 पॉइंट है और आपने 6 मेंशन कर दें, कोई इशू नहीं है, कोई भी इशू नहीं है। मैंने आपसे कहा था कि आपकी आउटलाइन में अगर कोई पॉइंट है और वो पैराग्राफ आपके इंट्रोडक्शन में नहीं है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर वो आपकी आउटलाइन में नहीं है और उसके अंदर आ रहा है तब मसला होगा। तो अगर कोई एक आध पॉइंट मिस हो जाता है ना, कोई भी इशू नहीं होता उसका, ठीक है। और आपने सारे मेंशन भी नहीं करने होते। अब आपने क्या लिख दिए हैं, आपने रीजंस लिख दिए हैं। उसके बाद आपने देखना है कि अगला फैक्टर क्या है, अगली चीज क्या है। अब आपने जो है वो क्या लिखने हैं, इफेक्ट्स हैं। तो इसी तरह फिर आपने एक ट्रांजिशन सेंटेंस देना है, किस तरह से कि दीज रीजंस आर, या दीज रीजंस आर causing a number of serious impacts for the country, ठीक है। तो आपने ट्रांजिशन दी है, यानी कि आपने बेसिकली जो है वो थोड़ा सा स्विच करना, इसको ना स्विच करना, ट्रांजिशन दिखाना। आप एक चीज से जब दूसरी चीज पे जा रहे होते हैं तो आप ट्रांजिशन करते हैं। अब आपने दोबारा वापस जाना है आउटलाइन पे, पहले तीन पॉइंट्स उठाना है। पहला पॉइंट क्या है, पुअर एजुकेशन को, ठीक है। उसके बाद सॉरी, ये है लेक ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। पहला पॉइंट है लेक ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग,
यार कासिम, शायद आपकी साइड पे इंटरनेट का इशू आ रहा है, बाकी बच्चे को तो किसी को इशू नहीं आ रहा, चेक करें उसको आप। अच्छा जी, पहला पॉइंट है लेक ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, उसके बाद जो है वो पुअर कम्पिटिटिवनेस आप कह सकते हैं, लेक ऑफ पुअर कम्पिटिटिवनेस। ठीक है, देन उसके बाद तीसरा पॉइंट है कि जेंडर गैप। ठीक है, जो पहले तीन इफेक्ट्स हैं वो यहाँ पे लिखें, एंड इंक्रीज जेंडर गैप आप पहले, जेंडर गैप आर द टॉप consequences of this system। ठीक है जी, आपने जो है क्या लिख दिया, आपने अगले तीन कॉन्सिक्वेंसेस आपने लिख दिए। अब आप क्या कर सकते हैं कि कुछ कनेक्टर्स होते हैं, जैसे इन एडिशन टू, फर्दर मोर, मोर ओवर, ये हैं, आप इनको यूज कर सकते हैं अपने इंट्रोडक्शन में एक दो जगह पे, कहीं पे इन एडिशन टू कर लिया, कहीं पे फर्दर मोर कर लिया, कहीं मोर ओवर कर लिया। बहुत ज़्यादा यूज नहीं करना, बस आपने जो है इसका मुनासिब यूज करना है इसका। ठीक है, अब आपने फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ कहते हैं कि इन एडिशन टू दीज, इन एडिशन टू दीज। अब अगले तीन पॉइंट पे जाएं आप, इन्होंने लिखा हुआ है कि अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट। अगला पॉइंट क्या है कि उसकी वजह से जो है वो एक्सट्रीमिज्म, अनएम्प्लॉयमेंट, एक्सट्रीमिज्म एंड सिस्टम रिजल्ट्स इन एन इकोनॉमिक बैकवर्डनेस आर अदर इफेक्ट्स ऑफ लो क्वालिटी एजुकेशन इन पाकिस्तान। ठीक है ना, तो ये आपने क्या कर दिया, जो आपके इफेक्ट्स हैं वो आपने यहाँ पे खत्म कर दिए। समझ आ गई इस बात की? ठीक है ना, ये जो इसमें ग्रीन, सॉरी जो इसमें ब्लू वाला है ये आपके रीजंस को शो कर रहा है, जो आपका दूसरे वाला है इसमें पिंक वाला वो आपके जो है वो इफेक्ट्स हैं वो शो कर रहा है। तो बेसिकली दो सेंटेंसेस यहाँ पे लिखे आपने, दो यहाँ पे लिखे, उसके बाद आप जाए अगले पार्ट पे। अगले पार्ट में क्या है, सोल्यूशंस हैं। और फिर आप इसमें इसी तरह स्विच करेंगे, ट्रांजिशन सेंटेंस देंगे जिसको हम कह सकते हैं हाउएवर these issues can be resolved या solved by taking various steps। ठीक है, अब आप उसके बाद पहला स्टेप क्या है, आपने यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म करिकुलम, आप कहें कि द गवर्नमेंट शुड इंट्रोड्यूस यूनिफॉर्म करिकुलम, CURRICU करिकुलम। उसके बाद दूसरा स्टेप इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, एंड उसके बाद आप जो है वो तीसरा पॉइंट ऐड करें कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड इंक्रीज बजट, आप कह लें कि एंड इंक्रीज एजुकेशन बजट, फुल स्टॉप। ये आपने तीन पॉइंट्स उठाए, आपने जो है वो एक सेंटेंस बना दिया। ठीक है, इसका मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको अंदाजा हो कि ये हम जो है वो लिख रहे हैं आपके जो इफेक्ट्स हैं। सॉरी, सॉल्यूशंस हम लिख रहे हैं। उसके बाद फिर अगर आपके पास मजीद आ रहे हैं तो उसके बाद आप कह सकते हैं कि फर्दर स्टेप्स शुड बी, फर्दर स्टेप्स शुड बी, इनका पॉइंट्स हैं इन्होंने लिखे हुए हैं कि टीचर ट्रेनिंग, हम फॉर एग्जांपल कहते हैं शुड बी टीचर ट्रेनिंग एज वेल एज, आप एक और दो भी कर सकते हैं आप, ठीक है ना, दो भी, एंड इम्प्रूवमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। ये आपने क्या कर दिया, आपने जो है वो अपने सॉल्यूशंस वाले जो दो तीन मजीद पॉइंट्स हैं वो आपने यहाँ पे ऐड कर दिए। जी आपका क्या हो गया, अब इसका वर्ड काउंट चेक करें तो ये तकरीबन बन रहा है, कितना बन रहा है भाई, 200 पे पहुंच गया भाई। अभी इसमें थोड़ा सा रहता है अभी, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया, मिडिल पार्ट हो गया। ये जो मैंने आपको बताया था कार्ड डिस्प्ले करना, बेसिकली आपने क्या करना होता है कि जब आप हुक या बिगिनिंग लिखते हैं, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक लिखते हैं, फिर आपने आउटलाइन के जो सेक्शंस होते हैं उसमें से दो दो या तीन तीन पॉइंट्स को उठा के सेंटेंसेस बना के आपने लिखते जाना होता है।
लेकिन जब भी आप स्विच करेंगे, यानी कि अगर आप रीजंस लिख रहे हैं उसके बाद आप इफेक्ट्स पे जा रहे हैं, तो दरमियान में प्रॉपर आप जो है वो ये बताएं, इस तरह आपने कोई सेंटेंस लिखना है जिससे ये अंदाजा हो कि आपने रीजंस के बाद अब आप सोल्यूशन की तरफ या अब आप कॉजेज की तरफ या इफेक्ट्स की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, वो मेंशन होने वाले। ये आपका जो है दरमियान वाला पार्ट, अगर हम इसको एक कलर कर देना तो बड़ी आसानी हो जाएगी आप लोगों की। मैं इसको एक ही कलर कर लेता हूँ, और वो होना चाहिए ये वाला। ठीक है, ये आपके जो है कार्ड्स डिस्प्ले करने वाला मैंने यहाँ पे जो है वो लिख दिया। अब ये तीसरा पार्ट है, लास्ट पार्ट है, जिसको हम कहते हैं कंक्लूडिंग पार्ट। इसमें आपने क्या करना होता है कि आपने एक एक ही सेंटेंस लिखना होता है। इसके अंदर हमेशा जब भी आपका इंट्रोडक्शन एंड होगा ना, उसको लास्ट सेंटेंस को हम कहते हैं कंक्लूडिंग सेंटेंस। इसमें आपने ऑप्टिमिज्म, होप और पॉजिटिवनेस आपने शो करनी होती है। इसमें आपने कुछ इस तरह से लिखना होता है कि अगरचे मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, या पाकिस्तान जो है बहुत सारे मसाइल एजुकेशन में फेस कर रहा है, लेकिन अभी भी ये उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान अपने निज़ाम तालीम को बेहतर करेगा और उसका मुस्तकबिल बहुत रोशन होगा। बेसिकली आप स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है ना, आप रियासत पाकिस्तान का इम्तहान दे रहे हैं, और आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि आपकी जो आउटलुक है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, ऑप्टिमिज्म बेस्ड होनी चाहिए। तो आपने एस्से के जो इंट्रोडक्शन है, किसी तरह का एस्से भी है, उसका एंड हमेशा आपने ऑप्टिमिज्म पे और पॉजिटिव नोट के ऊपर आपने करना होता है। तो किस तरह से आप लिख सकते हैं, आप कह सकते हैं कि डिस्पाइट इट इज़ होप्ड दैट one day Pakistan will have a world class education system and become a prosperous country in the world। ठीक है, तो आपने पॉजिटिव नोट के ऊपर आपने इसको एंड करना है। आप जो भी कह सकते हैं कि डिस्पाइट ऑल दीज चैलेंजेस देयर इज अ होप, या इट इज होप्ड दैट डिस्पाइट all the problems, it is hoped that, yeah, there is a hope, it is hoped that one day Pakistan will have a world class education system and become a prosperous country in the world। तो इसको हम कहते हैं कंक्लूडिंग रिमार्क्स, कंक्लूडिंग पार्ट है ये आपका जो है वो इंट्रोडक्शन का होता है। ठीक है, ये आपका लास्ट पार्ट है। ये आपके 4 हिस्से होते हैं। अगर आप इसको देखें तो तकरीबन 226 वर्ड्स बन रहे हैं। ये जो मैंने आपको लेंथ बताई है ना 200 और 250 के बीच में, ये उसके बीच में बिल्कुल फिट आ रहे हैं। कोई बंदा इसका स्क्रीनशॉट ले और ग्रुप में भेज दे। ये जो आपके सामने इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, कोई एक बंदा इसका स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में भेजे, ताकि आप लोगों के पास ये मौजूद रहे, आपको इशू ना हो। अच्छा जी, कलर अंडू कर दूं? यार कलर मैंने इसलिए रखे हैं कि, चलो मैं इसको ट्राई करता हूँ। अब ये कलर अनडू कैसे होगा? ये ले, कलर चेंज कर दूँ? अच्छा चलो यार, मैं चेंज कर देता हूँ। तो एक मिनट, इसको हम ये रेड भी बहुत अजीब लग रहा है इसको। नहीं, एक मिनट, मैं इसको ये कर लेता हूँ। चलें, ये लें। अब इस पे हम जो है वो तीसरा लगा देते हैं कलर। चौथा, ये आपका जो है वो क्या हो जाएगा, कलर चेंज। इससे आपको जो है वो आसानी हो जाएगी। अब इसका स्क्रीनशॉट लेके आप ग्रुप में भेज सकते हैं। ठीक है, ये आपका इंट्रोडक्शन है।